फिटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th का है। जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 11th में हम लोग का क्या चल रहा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने 3 पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखो पहले, उसके बाद ये लेक्चर देखना, तभी आपको समझ में आएगा ये वाला क्लास। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस वे में है कि आज का जो क्लास है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये 2 टॉपिक मैं कवर करूंगा डिटेल्स में, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्लास में मैंने जो वीडियो डाला था वो था फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड, कि वैसे हम कैसे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, कैसे टेंशन निकालते हैं। 2 स्ट्रिंग होता था, 3 स्ट्रिंग होता था, तो कैसे निकालते थे, इंक्लाइन प्लेन होता था तब का। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसको हम डीपली समझेंगे। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, जो करना है करो बट पढ़ाई जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन बाबा जो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो न्यूटन बाबा है बहुत ही भयंकर साइंटिस्ट है। नहीं, लॉ पे दुनिया में हर चीज का लॉ न्यूटन बाबा ही दिए हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं, भैया कितना लॉ दिए हो। चलो देखते हैं इनका ये तीसरा लॉ क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोगों ने सीख लिया था कि एक बॉडी जिस भी स्टेट में उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। मतलब इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब बॉडी एट रेस्ट पे होगा या तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। क्या था कि अगर बॉडी पे फोर्स लगेगा तो पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा। ये था किस रेट से मोमेंटम चेंज होता है, उसी रेट से वहां पे फोर्स लग रहा है। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिससे हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव किए थे, F इज इक्वल टू ma। तो ये दो लॉ हमने पढ़ा था। तीसरा लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। टू एवरी एक्शन, है ना, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये क्या कहना चाहते हैं, इसको हम डीपली समझेंगे। एक्शन का मतलब और रिएक्शन का मतलब फोर्सेस से है कि कोई भी एक एक्शन की वजह से एक रिएक्शन होगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या है, मान लो बेटा यहाँ पे 2 बॉडी है, बॉडी नंबर ए एंड ये है बॉडी नंबर बी। तो अगर बॉडी ए वाला बॉडी बी पे एक फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बोलता है कि बी वाला भी ए पे एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये दोनों फोर्सेस जो होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और ये फोर्सेस का जो डायरेक्शन होगा ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है जब भी 2 बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। ये चीज हमें समझ में आना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगता है। तो एक्शन और रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है। जैसे मैं बोला कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स मैं इस बोर्ड को लगा रहा हूं यहाँ पे, तो बोर्ड भी मेरे हाथ के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। मतलब अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है, फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर। मतलब फोर्सेस जो होंगे हमेशा कैसे अकर करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब एक सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, फोर्सेस हमेशा 2 ही होंगे, 2। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा होता है ना, उसी तरह से फोर्सेस भी हमेशा पेयर में अकर करेंगे। मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं कि भैया तू मेरे को फोर्स लगा मैं तेरे को फोर्स नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे फोर्स उतना ही लगाएगा, ना ज्यादा ना कम। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूं,
ये दे दिया मैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ से आप यहाँ क्या लिख सकते हो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, माइनस की वजह से क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है। अगर मतलब एक और तरीका से अगर मैं बोल सकता हूं कि दोनों बॉडी का जो फोर्सेस है अगर मैं सम करता हूं, देखो अगर सम करता हूं तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर को आप वेक्टर सम करोगे तो जीरो आएगा, बिकॉज दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आया। देखो यहां पे और भी तरीका है, यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग सीख रहे हैं, है ना भैया। चलिए देखो यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे ग्रेविटेशन में आप पढ़ोगे, एक बॉडी है यहाँ पे, ये है बड़ा सा अर्थ, है ना बेटा। अब इस अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो यहाँ पे लग रहा है ना। एक ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, अपने सेंटर के डायरेक्शन में लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को मान लो सपोज हम mg बोल रहे हैं। तो ये स्मॉल m भी जो है ना, ये अर्थ के ऊपर जो है, अर्थ के ऊपर वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाता है, मेरे को अर्थ जिस फोर्स से खींच रहा है मैं भी उसको उतना ही फोर्स से खींचूंगा। जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन में क्या होता है, दुनिया का हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स से, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। जैसे दो चार्जेस हैं यहाँ पे, एक चार्ज और एक चार्ज यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 12th में, 12th के बच्चे आप जान रहे होंगे। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज भी उस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब हमेशा न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है वो ओबे होता है, हमेशा ओबे होता है। मतलब हमेशा पेयर चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। हमेशा पेयर का मतलब होता है दो होता है ना, हमेशा पेयर में होंगे। ऐसा नहीं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाया और ये चार्ज ऐसे ही बैठा हुआ है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ये लगा रहा है इस पे तो ये भी इस पे लगाएगा। एक और केस करते हैं, देखो यहाँ पे एक और केस करते हैं। मान लो बेटा यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि एक ब्लॉक है, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, और ये सरफेस पे रखा हुआ है ये ब्लॉक। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये ब्लॉक जो है ना, इस ब्लॉक पे अगर मैं फोर्सेस दिखा रहा हूं तो कौन कौन सा फोर्सेस दिखा रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ क्या, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, ये सरफेस लगा रहा है। अब देखो क्या है, ये सरफेस जो है इस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स L लगा रहा है, तो ये बॉडी भी इस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स L लगाएगा। ये मत बोलना कि ये बॉडी जो है वो सरफेस पे mg लगाएगा, वो मत बोलना आप। आ रहा है बात समझ में? आप क्या बोलोगे, अगर सरफेस जो है ये ग्राउंड जो है इस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स अगर L लगा रहा है तो ये बॉडी भी इस ग्राउंड पे N ही लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। आप ये मत बोलना कि mg किस पे लग रहा है, इस मास पे लग रहा है, और वो सरफेस नहीं लगा रहा है, वो कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये mg जो है वो सरफेस पे लग रहा है और ये नॉर्मल जो है बॉडी पे लग रहा है। नहीं, mg और नॉर्मल दोनों बॉडी पे ही लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स ये सरफेस लगा रहा है इस बॉडी पे, तो ये बॉडी भी इस सरफेस से फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। ये लोगों को समझ में नहीं आता, डायरेक्टली बोल देते हैं कि नॉर्मल फोर्स mg जो है वो सरफेस पे लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ, भले इस केस में आप बोल सकते हो कि नॉर्मल फोर्स जो है वो mg के इक्वल है, बट ऐसा बस आप बोल सकते हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि mg सरफेस पे लग रहा है। ये जितना नॉर्मल फोर्स ये भी उतना नॉर्मल फोर्स। ठीक है, चलिए ये केस आप समझ गए। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर आपको समझ में आ गया। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे दो मास के बारे में, एक मास मान लो m1 है यहाँ पे, एक मास मान लो यहाँ पे m2 है। तो ग्रेविटेशन में आप पढ़ोगे एक दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, फोर्सेस जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, F12 इक्वल टू F21। आप सीखोगे ग्रेविटेशन में इक्वल मैग्नीट्यूड होता है,
बट डायरेक्शन देख लो, एक राइट है तो एक लेफ्ट है, देखो यहाँ पे, तो ऐसा मतलब न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमेशा ओबे होगा। चार्जेस के केस में आपको मैं बताता हूँ, मान लो एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और एक चार्ज है यहाँ पे Q2, दोनों मान लो बेटा प्लस प्लस है, तो आपको पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर F21 और इस पे फोर्स लगेगा F12। क्यों ऐसा लगा रहा हूं मैं, बिकॉज ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है। तो देख लो एक फोर्स क्या है, राइट है, दूसरा फोर्स क्या है, लेफ्ट है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, है ना। आप सीखोगे जब 12th में जाओगे तो वहां आपको पता चलेगा कि फोर्स जो होता है K Q1 Q2 by R²। बट अभी आपको ये जानने का जरूरत नहीं है, बस अभी आप ये जानो कि F12 जो होगा वो F21 होगा, ऐसे देख लो यहाँ पे, आ रहा है समझ में। अगर मान लो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो आपको पता है अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये मान लो F12 है और ये F21 है, तो दिख रहा है आपको एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब F12 इक्वल टू F21, है ना बेटा। देखिए तो दुनिया का हर दो फोर्स जो होगा हमेशा पेयर में होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा कि ये ज्यादा है ये कम है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ समझ में आया, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं क्या हो रहा है, सरफेस को नीचे ऐसे दबा रहा हूं, है ना। अब अगर मेरे पे ऊपर अगर सरफेस एक कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो मैं सीधा इस सरफेस को क्या होगा, छेद के मैं नीचे चला जाऊंगा। तो क्या हो रहा है, मेरे पे जो फोर्सेस लग रहा है, मैं जो नीचे लगा रहा हूं सरफेस पे, सरफेस भी मेरे पे ऊपर लगा रहा है फोर्स, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं। जहां मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो मैं नीचे चला जाऊंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की रिजल्टेंट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। जैसे किसी चेयर पे आप बैठते हो तो आपका mg नीचे लग रहा है, नीचे मतलब आप प्रेस कर रहे हो नीचे उस चेयर को, और वो चेयर मान लो टूट गया, मतलब जितना फोर्स नीचे चेयर पे लगा लो, चेयर आपके ऊपर उतना फोर्स नहीं लगा पाया, तो इसका वजह से क्या हो गया, वो चेयर टूट गया, ठीक है। चलिए अब ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमारा हो गया। इसी तरह से आप मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे कि दो वायर्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है, मतलब हर जगह पे जहां भी दो फोर्सेस आपको दिखेंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, ठीक है। मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा बॉडी भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, ना ज्यादा लगाएगा ना कम लगाएगा, ठीक है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप लोग भी पानी पी लो, पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चलो आगे अब करते हैं। अब जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ द टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दुनिया में कभी भी कोई भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आएगा मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स में कंजर्वेशन प्रिंसिपल किसी भी चीज का आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। तो सबसे पहले आप समझो कि होता क्या है। आपको सबसे पहले समझना है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, सिस्टम मतलब समझते हो ना, एक पेन को भी एक सिस्टम ले सकते हो, एक घर को एक सिस्टम ले सकते हो, पूरी दुनिया को आप सिस्टम ले सकते हो, पूरे अर्थ को एक सिस्टम ले सकते हो, पूरा यूनिवर्स को एक सिस्टम। सिस्टम का मतलब है किसी को भी आप एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हो। आ रहा बात समझ में? सिस्टम मतलब कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि ये कुछ भी, ये चेयर एक सिस्टम है, चेयर के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, चेयर और ब्लॉक एक सिस्टम है, तो किसी को भी एक सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, मतलब इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, तीन फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, बट उनका रिजल्टेंट जो है, उनका नेट फोर्स जो है वो जीरो है। मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट
एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी भी सिस्टम में जीरो है मतलब आप समझ जाओ कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है, बस। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात हो रहा है, किसी भी तरह के सिस्टम के लिए बात नहीं हो रहा है, सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात हो रहा है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसपे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम में जीरो होगा तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम हम बोलेंगे। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम मतलब मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो दो पार्टिकल है, एक का मोमेंटम है p1 वेक्टर, दूसरे का मोमेंटम है p2 वेक्टर। तो इनिशियल मोमेंटम जो भी है उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? वही होगा। यही बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है? फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो सकता है। द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। किसके लिए? फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम जो है वो हमेशा फिक्स्ड है, मतलब जितने भी अंदर पार्टिकल है उस सिस्टम के उनका मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल टोटल मोमेंटम अगर हम निकालते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। आ रहा बात समझ में? उनको वेक्टरली आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। ये कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का जो होता है, अगर मान लो 50 है, एक सिचुएशन है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जिसमें टोटल मोमेंटम 50 है, तो कभी भी अगर हम चेक करते हैं तो हमेशा वो टोटल मोमेंटम जो होगा वो 50 होगा, वो चेंज नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको समझना है तो पहले आइसोलेटेड सिस्टम समझना। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो, और एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी सिस्टम में जीरो हो गया मतलब क्या हो गया? P टोटल जो होगा मोमेंटम टोटल जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये किसी एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम नहीं है, सिस्टम है, इसमें दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, n नंबर ऑफ हो सकते हैं। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। देख लो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम टोटल जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। किसका? सिस्टम का, एक सिंगल पार्टिकल का नहीं। सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन वो सिस्टम का टोटल मोमेंटम फिक्स्ड होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो सिस्टम में जो है सिस्टम में टोटल मोमेंटम जो है वो 50 केजी मीटर पर सेकेंड है, यूनिट होता है मोमेंटम का। मैंने सेकेंड पार्ट में मैंने मोमेंटम बताया, ठीक है? तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, आप देख लेना। तो मान लो किसी सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो 50 न्यूटन है, सॉरी 50 न्यूटन सेकेंड है। न्यूटन सेकेंड भी इसका यूनिट होता है, केजी मीटर पर सेकेंड भी होता है। अब दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का मान लो 10 है और दूसरे का है 40, तो दोनों का मिला के मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? तो दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया? 10 प्लस 40 50 आया। अब थोड़ी देर के बाद अपने आप क्या हुआ? दोनों पार्टिकल आपस में टकराए, टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम चेंज हो गया। तो एक का मोमेंटम जो है वो 20 हो गया, तो दूसरे का मोमेंटम कितना होगा? गेस करो आप। दोनों का मोमेंटम मिला के जो है पूरे सिस्टम का मोमेंटम 50 होना चाहिए। एक का मोमेंटम पहले 10 था, दूसरे का कितना था? 40, मिला के कितना हो गया? 50। अब बोला जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद एक का मोमेंटम जो है वो क्या हो गया? 20 हो गया, तो दूसरे का मोमेंटम कितना होगा? 30 होगा, जिससे कि मिला के फिर से क्या होगा? अगर एक का 30 हो गया तो दूसरे का क्या होगा? 20, ताकि मिला के 50। एक का मान लो क्या हो गया? 49, तो दूसरे का 1 होगा। इसका मतलब दोनों का मोमेंटम मिला के कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। ये मैं सिर्फ दो का एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि दो ही है, सिस्टम में 3 4 5 n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, और नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है इसका मतलब टोटल मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका थोड़ा प्रूफ हम लोग देखते हैं, छोटा सा यहाँ पे, और डिटेल्स में हम लोग प्रूफ करेंगे, बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्या है बेटा। आपने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से आपको क्या पता है? देखो क्या पता है? F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या?
डी बाई डी टी ऑफ क्या, पी फैक्टर, यही ना। अब बताओ नेट एक्सटर्नल फोर्स को मैं जीरो कर रहा हूं, नेट एक्सटर्नल फोर्स को मैं जीरो कर रहा हूं, तो डी बाई डी टी ऑफ पी फैक्टर क्या हो गया, देखो जीरो। तो डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है मेरे भाई, देखो डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो आ गया, फोर्स जीरो मतलब डी बाई डी टी ऑफ पी फैक्टर जीरो आ गया। तो किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है मेरे भाई, बताओ, पी फैक्टर, जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो आ गया कि नहीं यहाँ पे, इफ द फोर्स इज जीरो, देखो इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो। सो डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है, जो चीज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अगर जीरो है तो टोटल मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। चलिए इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सॉरी, देखो बेटा एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं कॉलिजन के केस में। देखो एक पार्टिकल है यहाँ पे जिसका मास है बेटा 2 kg, और एक पार्टिकल है यहाँ पे जिसका मास है 4 kg। ठीक है, ये पार्टिकल जो है इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये पार्टिकल इधर जा रहा है 3/2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ये कम स्पीड से जा रहा है। ये इनिशियल सिचुएशन है बेटा, ये इनिशियल सिचुएशन है। थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है, ये इसको जाके ठोकेगा, मतलब टकराएगा, कॉलिजन होगा। जब ये कॉलिजन होगा तो क्या होगा बेटा, दोनों का मोमेंटम कॉलिजन के वक्त देखो क्या होगा, ये 2 kg का बॉडी है और ये 4 kg का बॉडी है। तो 2 kg वाला बॉडी इसको हिट करेगा, मतलब इधर फोर्स लगाएगा, और 4 kg वाला बॉडी इस पे इधर फोर्स लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इधर लगेगा और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इधर लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके वजह से क्या होगा, फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं। तो इस पे फोर्स लग रहा है तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज मतलब मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, है ना, और इसका भी मोमेंटम चेंज होगा, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो मान लो आफ्टर कॉलिजन ऐसा सिचुएशन आ रहा है, सपोज मान लेते हैं ये 2 kg वाला बॉडी है, अब ये इधर जा रहा है, सपोज मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड से। तो ये 4 kg वाला बॉडी, आपसे पूछा जा रहा है कि ये 4 kg वाला जो बॉडी है उसका वेलोसिटी क्या होगा। जब हम लोग कॉलिजन बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे कॉलिजन हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये कॉलिजन होता क्या है, कितने टाइप के कॉलिजन्स होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो वहां पे हम डिटेल्स में करेंगे। उसके लिए आप टेंशन मत लो, टेंशन लेना हमारा काम है ना। चलिए अब ये हमारा इनिशियल सिचुएशन हमें समझ में आ गया, दिस इज आवर फाइनल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन मतलब ये बिफोर कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन। अब अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। हम यहाँ वेक्टर फॉर्म नहीं दे रहे, वेक्टर फॉर्म कब देंगे, जब जो डायमेंशन, यहाँ पे जो कॉलिजन होगा वो 2 डायमेंशन होगा, यहाँ कॉलिजन सिर्फ 1 डायमेंशन में, मतलब सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो हमारा प्लस माइनस से काम चल जाएगा। अब देखो पी फाइनल अगर हम लिख रहे हैं, फाइनल मोमेंटम लिख रहे हैं, अगर हम फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो देखो यहाँ पे फाइनल सिचुएशन में देखो 2 kg वाले बॉडी का मास 2 kg है और यहाँ वेलोसिटी है 1, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, 2 into 1 हो गया। उसी डायरेक्शन में जा रहा है 4 kg, तो लिखेंगे 4 into वेलोसिटी इसका नहीं पता तो 4 into b, ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया। दिस टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 2 kg वाला जो बॉडी है, ये 2 kg वाला बॉडी है वो 2 into 2 इसका मोमेंटम आपको पता है ना बेटा, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इज 2 एंड द वेलोसिटी इज 2, तो 2 into 2 हो गया। प्लस हम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज दोनों राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको पता है जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, तो अगर एक पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, और अगर लेफ्ट जाएगा तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव होता है। तो हम मोमेंटम को भी उसी अकॉर्डिंग हम साइन देंगे। तो ये राइट जा रहा है तो इसका मोमेंटम 4 into क्या हो गया, 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो बेटा ये क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 4 भी, दिस इज 4 प्लस ये 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 6। अब देखो यहाँ ध्यान से, सो 4 भी इक्वल टू क्या हो गया 10, यहाँ पे माइनस हो गया यहाँ पे 2, सो 4 भी इक्वल टू क्या हो गया 8, सो भी इक्वल टू क्या हो गया बेटा 8/4, मतलब
2 मीटर पर सेकेंड। देखो तो वेलोसिटी इसका आ गया, इसका वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखो यही कॉलिजन का कॉन्सेप्ट है, मतलब यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। और भी कुछ कुछ केसेस अभी हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये समझ में आया आप लोगों को? अच्छा ऐसे भी आप थोड़ा सा देख लो बेटा, इनिशियल मोमेंटम इसका देखते हैं हम 2 into 2 4, और इसका देखते हैं 4 into 3/2, तो ये कितना हो गया 6 और ये हो गया 4, 6 + 4 क्या हो गया 10 हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम अगर 10 है तो फाइनल भी 10 होना चाहिए। तो 2 into 1 2 हो गया, तो 4 into कितना करेंगे जिससे कि ये 10 हो जाएगा, तो 2 ऑलरेडी है बेटा, तो 2 + समथिंग 8 होना चाहिए, तो ये 2 होगा तभी तो ये 8 होगा ना, 8 + 2 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 इनिशियल होना चाहिए, फाइनल भी 10 होना चाहिए। इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलिए और भी हम लोग केसेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, एक ऐसा सिचुएशन है, मान लो एक गन है ना, एक गन है यहाँ पे, ठीक है, एक गन है, यहाँ पे ट्रिगर है बेटा। अब ये गन है बेटा, गन गन, और यहां से निकलने वाला है बुलेट। ठीक है, देखो ये बुलेट निकलने वाला है। अब इस गन का मास मान लेते हैं कैपिटल एम है, यहां से जो बुलेट निकल रहा है उसका मास स्मॉल एम है, इसका जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं यू है बुलेट का। तो बोला जाता है ना कि जब आप गन से आप फायर करते हो, जैसे कि जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। जब मैं एयरफोर्स में था तो जब ट्रेनिंग दिया जा रहा था वहां पे, तो आपको गन पकड़ने के लिए सिखाया जाता है, तो गन को प्रॉपरली आपको होल्ड करना होता है। मतलब क्योंकि जब आप फायर करोगे ना बेटा तो पीछे वो रिकॉइल करेगा, और अच्छे से नहीं पकड़ोगे, पता चला उसको शोल्डर में अच्छे से दबाना होता है। ठीक है, अगर आप शोल्डर में उसको अच्छे से आप नहीं दबाओगे ना तो पता चला कि वो जो रिकॉइल करेगा आपके फेस पे लग के आपका दांत टूट सकता है, कहीं भी लग सकता है, नाक लग सकता है, नाक आपका टूट सकता है। इसका मतलब क्या है कि गन को प्रॉपरली आपको अच्छे से होल्ड करना पड़ता है। क्यों होल्ड करते हैं समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर आप अच्छे से होल्ड नहीं करोगे तो जो रिकॉइल करेगा वो बहुत ही आपको हार्म पहुंचा सकता है। इसका मतलब हमें रिक्वायरिंग स्पीड, तो इधर अगर बुलेट निकला है बेटा तो ये रिक्वाइल किधर करेगा, इधर करेगा। तो मान लो v वेलोसिटी से रिक्वाइल कर रहा है। इसका मतलब शुरू में क्या था, स्टार्टिंग के सिचुएशन में क्या था बेटा, ये गन और ये बुलेट दोनों क्या थे, रेस्ट में थे। मतलब इनिशियल मोमेंटम अगर हम बात करते हैं पूरे सिस्टम का, है ना, तो क्या है बेटा 0। अब हम फाइनल मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, तो बुलेट राइट साइड में जा रहा है मतलब उसका मोमेंटम क्या है mu, और ये गन पीछे जा रहा है मतलब इसका मोमेंटम माइनस में होगा -mv। समझ में आ रहा है ना? प्लस कब दे रहे हैं, माइनस कब दे रहे हैं? जब भी वन डायमेंशन का मोशन होगा तो प्लस माइनस से काम चल जाता है, लेकिन जब टू डायमेंशन में होगा बेटा तब आई कैप जे कैप का सहारा आपको लेना पड़ेगा, जो वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है। जब हम कॉलिजन करेंगे ना तो डिटेल्स में करेंगे, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। COM कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या है, mu माइनस mv। इनिशियल मोमेंटम क्या है 0। तो अब बताओ इस सिचुएशन में क्या हो गया, यहाँ से आपको v निकालना है। सो mv इक्वल टू क्या हो गया, m स्मॉल m इनटू u। सो ये v है रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ द गन। सो कितना स्पीड से रिक्वायर करेगा गन, mu बाय कैपिटल M। इस स्पीड से वो रिक्वाइल करेगा, इसको हम बोलते हैं रिक्वाइलिंग स्पीड, मतलब कितने जोर से आपको पीछे झटका देगा। ये सिचुएशन आपको समझ में आया? अब आपको मान लो कुछ एग्जांपल दे देता हूं, आप समझ जाओगे। मान लो बुलेट का जो मास है वो मान लेते हैं 0.05 kg है, और जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड है, इसका वेलोसिटी u। और ये जो गन का मास है, गन का जो मास है वो मान लेते हैं 2 kg है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने स्पीड से रिक्वाइल करेगा, तो आप वही करोगे ना, इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर दो। सो v इक्वल टू क्या, स्मॉल m इंटू स्मॉल u बाय कैपिटल M। स्मॉल m कितना है 0.05, u कितना है बेटा 100 बाय m कितना है 2 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो रिक्वाइल करेगा, आपको पीछे धक्का देगा। ठीक है, यही है रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ द गन। चलिए ये चीज समझ में आ गया आपको? ओके नेक्स्ट। अच्छा बेटा एक बात बताओ,
आप मान लो बोटिंग करने गए हो, एक ऐसे जगह पे गए हो जहां पे ये बोट है, मान लो बेटा बोट है, इस बोट का मास मान लो कैपिटल एम है, आप आराम से इस बोट के ऊपर हो, चारों तरफ क्या है बेटा पानी ही पानी है ना, पानी पानी हो गया, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब बेटा आपका मास स्मॉल एम है, ये बोट का मास कैपिटल एम है, या बोट में और भी जो पैसेंजर है उसका कैपिटल एम है, रुका हुआ है ये, मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया इसका, जीरो हो गया, है ना। अब क्या हो रहा है, ये बंदा जो है यहां से इधर जंप कर जाता है, मान लो यू स्पीड से, जैसे ये जंप करेगा इस बोट का क्या होगा आपको बताना है। ऑब्वियसली जैसे बुलेट जो है गन से जब निकला तो गन पीछे आया कि नहीं आया, उसी तरह से जब ये बंदा यहां से यहां जंप करेगा ये बोट किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, तो लेफ्ट किस वेलोसिटी जाएगा, बी से जाएगा। सेम सिचुएशन है, तो बताओ फाइनल मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, पी फाइनल, इसका मोमेंटम प्लस क्योंकि वो राइट में गया, प्लस इसका मोमेंटम माइनस क्योंकि ये ऐसे गया, है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सारे इंटरनल फोर्सेस ही लग रहे हैं। इंटरनल फोर्स का मतलब क्या होता है, ये बोट और बंदे का जो है एक सिस्टम ले लिया मैंने, है ना। तो अब क्या हो गया बेटा, फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू क्या, इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम क्या है, स्मॉल एम माइनस, देखो यहाँ पे ऐसे जीरो, यहाँ से आपको फिर से भी मिल गया, सेम फॉर्मूला आया जैसे कि आपको बुलेट और गन के टर्म्स में आया था, इतने स्पीड से रिक्वायर करेगा, ठीक है, आपको समझ में आया। चलिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बेटा आपको बोलता है कि मान लो यहाँ पे एक बॉम्ब है, बॉम्ब, डर गए क्या आप लोग, ये रहा बेटा आपका बॉम्ब, है ना, बॉम्ब, बॉम्ब, अब ये अचानक से फट गया, ठीक है, दो टुकड़ों में फट गया, इनिशियली क्या था, ये रुका हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो था। रेड मार्कर्स इसलिए बनाए क्योंकि थोड़ा डेंजरस का साइन दिखेगा, रेड इज द सिंबल ऑफ डेंजर ना, तो मैंने बेटा यहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो था, तो अगर मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम क्या, तो आप क्या बोलोगे, जीरो। सो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो था, अचानक ये फट गया दो टुकड़ों में, तो एक टुकड़ा m1 मास और दूसरा बड़ा वाला टुकड़ा m2 मास। तो अगर एक टुकड़ा जो है इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से, तो ये टुकड़ा किधर जाएगा, आपको प्रूव करना है कि ऑपोजिट जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं उसी डायरेक्शन में जा रहा है v1 वेलोसिटी से, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऑपोजिट जाएगा कि नहीं जाएगा, हम कैसे प्रूफ करेंगे, ओके, देखते हैं देखते हैं। अब बताओ बेटा, अगर मैं इसका फाइनल मोमेंटम लिखता हूं तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा, m1 इंटू v1 फैक्टर प्लस क्या होगा यहाँ पे बताओ, m2 इंटू v2 फैक्टर। इनिशियल मोमेंटम कोई अंधा भी बता देगा बिना आंख का, जीरो होगा, जिसका वेलोसिटी जीरो उसका मोमेंटम जीरो, क्यों, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज जीरो सो द मोमेंटम इज जीरो। अब बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, COM, वो बोलता है P फाइनल जो होगा बेटा वो P इनिशियल के इक्वल होगा। P फाइनल क्या है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, P इनिशियल यहाँ पे जीरो है, तो क्या हो गया देखो यहाँ पे हो गया, अगर आप m1 v1 वेक्टर निकालते हो तो ये हो गया माइनस m2 v2 वेक्टर। आप किस चीज के लिए तड़प रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए आप तड़प रहे हो, सो माइनस m2 बाय m1 यहाँ पे v2 वेक्टर। तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का जो साइन है देखो क्या है, माइनस है, इसका मतलब ये v1 क्या है बेटा, इस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा ना। शुरू में बॉम्ब जो है क्या है बेटा, रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम उसका जीरो था। अगर एक बम का एक टुकड़ा जो है वो राइट जा रहा है तो दूसरा टुकड़ा नहीं पीछे पीछे जाएगा कि बेटा मेरे साथ चिपक जा, पहले तो हम चिपके हुए थे, ऐसा नहीं होगा। एक टुकड़ा अगर राइट जा रहा है तो दूसरा टुकड़ा लेफ्ट जाएगा, क्यों, क्योंकि फाइनल मोमेंटम भी जीरो करना है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड होके जीरो नहीं होगा, मतलब मान लीजिए दोनों राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो मोमेंटम ऐड होगा, तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो नहीं होगा ना। तो फाइनल मोमेंटम को भी जीरो करना है, क्यों करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर बेटा इनिशियल में जीरो है तो फाइनल में भी जीरो होना चाहिए, तो अगर एक राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट जाएगा तभी तो जीरो होगा ना, क्योंकि एक मोमेंटम इधर है इधर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा पार्ट बहुत स्पीड जाएगा, कौन सा पार्ट छोटा जाएगा, जैसे कि आप दिवाली में बॉम्ब फोड़ते हो ना, छोटा वाला बॉम्ब है ना, सुतली बॉम्ब, तो बेटा जब वो टुकड़े जब
जोर से फटता है तो जो छोटा टुकड़ा है वो छोटा टुकड़ा बहुत दूर जाता है और बड़ा टुकड़ा जो है वो पास पास इधर ही कहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जिसका मास कम है उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, टू मेंटेन द इक्वल मोमेंटम। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि दोनों का मोमेंटम इक्वल होना है, तो जो बड़ा मास है उसका छोटा वेलोसिटी भी होगा, तो इक्वल मोमेंटम राइट साइड और लेफ्ट साइड का होना चाहिए। इसीलिए छोटा पार्टिकल जो है, जो छोटा वाला टुकड़ा है बॉम्ब का, वो ज्यादा स्पीड जाएगा एज कंपेयर टू बड़ा टुकड़ा। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें समझ में आता है। चलिए बेटा, तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर हुआ आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? और क्या इसे बोलते हैं हम लोग, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यही टॉपिक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे एक किसी बंदे का वेट कब बढ़ेगा, वेट कब घटेगा और वेट जीरो कब होगा, है ना। या एक बंदर है किसी स्ट्रिंग से लटका हुआ है, अब उस स्ट्रिंग पे वो चढ़ना चाहता है, तो कब चढ़ पाएगा कब नहीं चढ़ पाएगा, ये सब हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक कर दो। कितना बार मैं बोलूं, सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है। और अगर हाँ, अगर आपको समझ में आता है वीडियो तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।